जीरा, HRMS, CRM। ओके, ट्रेलो बेसिकली यूज होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, आपको पता है। ओके, जीरा यूज होता है कोई हर एक कंपनी में, जैसे टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी, जो भी इश्यूज रेज करते हैं लोग, फिर या फिर आईटी हो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, डैशबोर्ड क्लियर करते हैं, प्रोजेक्ट का स्टेटस वगैरह। सेम ट्रेलो लेकिन एडवांस वर्जन है, जहाँ पे आप लोग टिकट वगैरह रेस करते हैं, कोई भी बिल्ड आता है या कोई भी टेस्टिंग शॉट लेते हैं। ओके, और ये है HRMS। HRMS सॉफ्टवेयर आप कोई भी एक्टो HR या वही HRMS है बेसिकली एम्प्लॉय मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट और टैक्सेशन मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, फाइनेंस एक्सेट्रा, ये सब HRMS। ह्यूमन जो एम्प्लॉय ऑन बोर्ड भी होता है वो भी HRMS मैनेजमेंट में होता है। और लास्ट में CRM। ओके, CRM आप कोई भी पकड़ लो। CRM में क्या होता है, जो भी आपका क्लाइंट ऑन बोर्ड आप लोग करते हो, उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं, पेमेंट रिमाइंडर, उसका कितना उसका पूरा का पूरा डिटेल आप इनबिल्ड करते हैं, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल। और ओके, अभी शेयर हो रहा है क्या? यस, हाँ हो रहा है अभी। ओके, तो ये जो है ये सब ये मैं बेसिक टू एडवांस वर्जन में जाऊंगा। बेसिक इसका ये है न्यूरॉन एचआर का, ये सब को हम लोग ने ट्रेलो, जीरा, HRMS प्लस CRM इसको कंबाइन किया है और न्यूरॉन HR बनाया है। ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल बेस्ट अवेलेबल टूल्स है। ओके, लेकिन ऑल इन वन टूल्स नहीं है ये। ट्रेलो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करता है, जीरा इश्यूज रेज करने का और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करता है, HRMS सिर्फ HRMS पोर्ट्रे करते हैं लोग, और CRM क्लाइंट का जितना भी डेटा है हॉटस्पॉट वगैरह वो पोर्ट्रे करते हैं। तो ये अपने अपने फील्ड में बेस्ट है। तो ये लोग का जो कॉम्बिनेशन वाला या एक ही हम लोग को प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम लोग ट्रेलो का काम करते हैं, जहाँ पे जीरा भी हो, मतलब हम लोग का इशू रेजिंग भी हो, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हो, HRMS भी हो, या फिर CRM हो, हम लोग न्यूरॉन HR टूल यूज करते हैं क्योंकि ये ऑल इन वन टूल है। ओके, अभी इसमें आपको कोई डाउट है क्या कि ट्रेलो के बारे में, इस जीरा हमको क्या रिलेट करता है, ट्रेलो हमको क्या रिलेट करता है, HRMS हमको क्या रिलेट करता है, या CRM हमको क्या रिलेट करता है करके? नहीं, कोई दूसरों को डाउट नहीं है क्या? मेरे को सिर्फ एक ही आवाज आ रही है। नहीं, ओके नो, ओके नहीं कोई डाउट नहीं है। ओके, आपको बेसिक समझ में आया कि ये न्यूरॉन HR का ये मिशन क्या है, मतलब सब प्लेटफॉर्म को एक टूल में लाने का ये हमारा एक मिशन है। तो ये पॉसिबल है न्यूरॉन HR के टूल से। ओके, तो मैं वन बाय वन हर एक इस पे चलता हूँ। ओके, तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं HRMS। ओके, जो HRMS हमारा फर्स्ट पोर्ट्रे करता है, HRMS पे सेम अब रिक्रूटमेंट, जो भी जॉब पोस्ट करते हैं, मतलब HR का जितना भी काम है, जैसे जॉब पोस्ट करना और जितने भी जॉब एप्लीकेशंस आए उसको, मतलब जो हम लोग ने जॉब पोस्ट किया है, आप जॉब पोस्ट अगर इसका देखोगे, अप्लाई फॉर द जॉब्स, ये यहाँ पे इंटरनल जॉब प्रोवाइड करता है। जो हम लोग का एक हर कंपनी का, आपको एक इशू बताता हूँ, जो भी MNC कंपनीज होती है, अगर जॉब पोर्टल
अगर एचआर को इंटरनल जॉब रेस करने, तो सबको उन लोग को मैन्युअली मेल करना पड़ता है कि इंटरनल जॉब्स ओपनिंग है। ओके, ये फर्स्ट बेनिफिशियल ऑफ पॉइंट है कि ये लोग को पर्सनली मेल पे सबको इंटरनली बताना पड़ता है कि इंटरनल हमारे पास ये ओपनिंग है, और हर एक डिटेल्स देना पड़ता है। फिर वो एम्प्लॉय क्या करता है, उसको क्वेरी भेजता है एचआर को कि ये मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। यहाँ पे आप एक बार ये पोर्टल पे एचआर ने ऑनबोर्ड जॉब प्रोसेस कर दिया है, तो वही पोर्टल पे दिखाएगा कि करंट इंटरनल ओपनिंग क्या है, अभी करंट सिनेरियो में करंट ओपनिंग क्या है इंटरनल कंपनी की। ओके, ये फर्स्ट HRMS का एक मॉड्यूल हो गया। सेकेंड उसका है पेरोल। जो भी एम्प्लॉय आता है ऑनबोर्ड करवाने का, ये फर्स्ट मतलब से वो रिक्रूट हो गया एम्प्लॉय। ओके, उसका एम्प्लॉय मैनेजमेंट, जैसे ये सब उसका सैलरी लिस्ट बनाना एम्प्लॉय की, उसका डिपार्टमेंटल वाइज सैलरी लिस्ट यहाँ पे तैयार होता है। ओके, उसका पर आर, अभी टीओटो, यूबीसॉफ्ट ऐसे जो एमएनसी बड़े बड़े कंपनी है, वो लोग पर आरली बेस काम करते हैं। आरली बेस प्लस ओवर टाइम उसका कितना होगा, टोटली कैलकुलेशन करके वो लोग मेंटेन करते हैं। सैलरी टेम्पलेट बनाते हैं कि सैलरी टेम्पलेट इन द सेंस ये नहीं है कि एक आपको ये सैलरी स्लिप मिलती है तो वही है सैलरी स्लिप, एक बार कंपनी एक बार लोग ने बना दिया तो वही यूज करते हैं, सालों साल वही वही इस टेम्पलेट को यूज करते हैं, और बस सबको एक ही सैलरी टेम्पलेट वाइज देते हैं। कभी भी डिजाइन वगैरह चेंज होता है, नया सैलरी टेम्पलेट या उसके अंदर नया कुछ ऐड हो गया, समझिए मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह ये सब, तो ऑटोमेटिकली एक बार आपने सेट सैलरी टेम्पलेट में जाके सेट कर दिया तो डायरेक्टली उसको एज अ मेल थ्रू, इंटरनल मेल थ्रू आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, आवरली जो एम्प्लॉय का कुछ काम करते हैं आवरली बेसिस, जो इतने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो एम्प्लॉयज होते हैं। ओके, ये बेनिफिशियल ऑफ पॉइंट है एचआर के लिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के ऊपर ऑनबोर्ड होता है तो लोग आवरली बेसिस के ऊपर वो एम्प्लॉय को चार्ज कर सकते हैं कि उसने कितना चार्ज किया है, कितना काम किया है। और ये आवरली बेसिस वाला सेक्शन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है हमारे एआई के ऊपर भी, आवरली बेस्ड वाला सेक्शन। थर्ड है मैनेज सैलरीज, जो भी आपके डिपार्टमेंटल वाइज ये रहेगा, मतलब समझिए एचआर डिपार्टमेंट, समझिए आईटी डिपार्टमेंट, आईओएस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी, क्यूसी डिपार्टमेंट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट, ये सब का बेसिकली सैलरी सेट करना या उनके एम्प्लॉयज का सैलरी मैनेज करना, मैनेज एम्प्लॉय सैलरी में आता है। ओके, जनरेट अ पे स्लिप, जैसे आपने सैलरी टेम्पलेट एक बार फिक्स सैलरी टेम्पलेट या फिर चेंज होगा या टैक्सेशन चेंज होगा, एक अपने सैलरी टेम्पलेट तो बना के रख दिया, तो यहाँ पे वो डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके कौन सा मंथ का सैलरी आपको जनरेट करना है वो आप जाके जनरेट कर सकते हो डायरेक्टली यहीं पे। ये बेसिकली ये भी HRMS में होता है। ओके, जनरेट सैलरी टेम्पलेट एंड ऑल। ओके, प्रोफाइल समरी, तो ये है एज एन बाय एम्प्लॉय, बाय मंथ, बाय पीरियड, बाय ऑल एक्टिविटीज। बेसिकली ये जो समरी है ना बाय एम्प्लॉयज के लिए निकाली जाती है। ओके, एम्प्लॉयज कौन से मंथ प्लस उसका वो कितने पीरियड के ऊपर, मतलब ईयर, वीकली पीरियड या 6 मंथ का पीरियड हो गया, 3 मंथ का पीरियड होगा। ओके, वो और उसका ऑल द एक्टिविटी मतलब इंक्लूडेड ऑल बाय एम्प्लॉय, बाय मंथ, बाय पीरियड, उस पूरा का पूरा एक डैश मतलब ग्रिड आता है, इसमें सारी डिटेल्स होती है एम्प्लॉयज की। ओके, और यहाँ पे किसी ने अगर एडवांस सैलरी का कई इशू होता है कि किसी को हम लोग पर मंथ के हिसाब से एडवांस सैलरी भी इशू हो जाती है, तो यहाँ से एचआर डेटा वो भी रिट्रीव कर सकता है कि ये मंथ में इतना सैलरी जनरेट हुआ है, और ये भी एआई के ऊपर डिपेंड है। ये जो 2 पॉइंट है, मैं
ये सॉरी मैं क्या बोल रहा था, एडवांस सैलरी प्लस and a salary template generate a pay slip, make a payment and a salary. ये जो सैलरी वाला जो सेक्शन है ना, मैनेज सैलरी, एडवांस सैलरी या जनरेट अ पेमेंट और ये ओवर टाइम, ये बेसिकली डिपेंडेंट है अपना एआई के ऊपर, क्योंकि ये जो एआई है इसके ऊपर ये एचआर का 3 मॉड्यूल डिपेंडेंट है। आप एक बार फिर भी नोट डाउन करके रख दीजिए, मैं चैट पे डालता हूँ। किधर है इसका? HRMS फर्स्ट पॉइंटर पे इसका सैलरी, hourly template, drawn salary, एम्प्लॉय अवार्डी मतलब अप्रेजल जो भी रहेगा। ओके, ये जो 4 पॉइंट है हमको एआई में डिस्कस करना है। तो ये बेसिकली बाकी सब जो है ये एचआर के यूज में है। जैसे एचआर आपको सैलरी टेम्पलेट वगैरह कंपनी के लिए, अवार्डी टेम्पलेट, मैनेज सैलरीज, एम्प्लॉय की सैलरी लिस्ट, पेमेंट, जनरेट अ पे स्लिप, पेरोल समरी, उसका जो एम्प्लॉय का जो पेरोल समरी रहेगा वो, उसका पीएफ, ओवर टाइम उसने कितना किया है वो, और एम्प्लॉय का अवार्ड्स जो भी उसका अप्रेजल वगैरह मिले वो सब। ओके, ये सब जाएंगे हमारे एआई के अंदर। एआई फीचर क्या रिलेट करता है इससे आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। पहले बेसिक आप समझ लीजिए कि एचआर का इसके अंदर कितना कितना क्या क्या पार्ट है। ओके, पेरोल का आपको ये हो गया, समझ में आया पेरोल का? आप मेरे को चैट में भी बता सकते हो कि कोई ये इसकी जरूरत नहीं है। हेलो हेलो। या पेरोल के बारे में और कुछ बताऊं कि पेरोल के अंदर कुछ और क्यों ऐड किया है, क्या है? हेलो हेलो। यस, पेरोल के बारे में कुछ डाउट है आपको? नहीं। ओके, पेरोल तो आप समझ गए ना, पेरोल तो एक बेसिक चीज है जो एचआर करते हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट तो सेम है कि आप एक जॉब पोस्ट करते हो और जितने भी एम्प्लॉयज को जितने भी एम्प्लॉय इंटरनल जॉब पोस्ट करोगे जितने भी आएंगे, ये एक्चुअली जॉब एप्लीकेशन ये थर्ड पार्टी एपीआई को भी कनेक्ट करते हैं। ओके, थर्ड पार्टी एपीआई ऐसा है कि समझ लीजिए आप नौकरी या इंडीड, यहाँ से हम लोग ने अगर जॉब पोस्ट किया है, वो अभी फीचर इसके लिए एनेबल नहीं है क्योंकि हम लोग ने एनेबल किया नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी एपीआई को चार्जेस लगते हैं यहाँ से एनेबल करने के लिए। ओके, इसीलिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग ने वो जॉब पोर्टल एप्लीकेशन को एपीआई को एनेबल नहीं किया है। यहाँ से क्या होगा, जब भी एचआर जॉब पोस्ट करेगा यहाँ पे, ओके, जैसे आपका कनेक्टिविटी एपीआई है इंडीड में या नौकरी में या कोई भी जॉब पोर्टल मान लीजिए, यहाँ पे आपने जॉब पोस्ट किया है और आपको वहीं पे भी रिफ्लेक्ट होगा। अगर वो एप्लीकेशन के ऊपर आपको रिस्पॉन्स आएंगे तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स वो भी वहां से भी दिखेगा, प्लस ये इंटरनल भी दिखेगा। ओके, ये इसका एडवांटेज है रिक्रूटमेंट का। ओके, डिपार्टमेंट क्या होगा, जब भी एम्प्लॉय ऑन बोर्ड होता है, जैसे समझ लिए हेड लेवल एम्प्लॉय या कोई भी हेड लेवल या मैनेजर या उसका प्रोफाइल बनाना उसके अंडर आता है एचआर के अंडर। ओके,
ये डिपार्टमेंट वाइज, मतलब जो भी सेल्स डिपार्टमेंट, अच्छा कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, सीईओ डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट, और उसका एक हेड असाइन करते हैं हम लोग। तो समझ लीजिए शाहिद गिरगांवकर को असाइन किया हम लोग ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। अभी उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब भी एक एम्प्लॉय ऑन बोर्ड होता है, जब एचआर जब एम्प्लॉय को ऑन बोर्ड करती है तो उसको वो वाले डिपार्टमेंट में रखती है जो मतलब समझ लीजिए मार्केटिंग वाला बंदा ऑन बोर्ड किया है एचआर ने, तो मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट पे एचआर क्या करती है, उसको असाइन करती है जी शाहिद गिरगांवकर इज हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। वो डायरेक्टली शाहिद गिरगांवकर को ही रिपोर्ट करता है। ओके, बाकी शाहिद गिरगांवकर के अलावा वो किसी को रिपोर्ट नहीं कर सकता, वो किसी को दिख नहीं सकता, उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट किसी को नहीं दिख सकता, क्योंकि वो किसके अंडर वो लोग का, अगर वो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर उसको असाइन करना है करके। पहले पहले तो आता है मेजरली सबसे पहले एचआर, ये तो बाय डिफॉल्ट रहता है। फिर जो डिपार्टमेंट हेड है शाहिद गिरगांवकर, माने कि टीम लीड या मैनेजर, उसको असाइन कर देते हैं। और जो शाहिद गिरगांवकर है उसको भी हम लोग एक हेड को असाइन करते हैं, जो मैनेजर। अभी समझिए शाहिद गिरगांवकर एक टीम लीड है, उसके ऊपर मैनेजर हो गया शुभम, ओके, उसको असाइन करते हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेशन डिपार्टमेंट वाइज थ्रू होता है, लेकिन जो डिटेल एम्प्लॉय एक बार हो जाता है तो इसके अंडर किसको कौन रिपोर्ट करेगा, ये सब मैनेज हम लोग डिपार्टमेंट से ही करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट वाला सेक्शन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंदर रिक्रूटमेंट और डिपार्टमेंट में एआई इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये अपार्ट फ्रॉम एआई इसकी जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट और रिक्रूटमेंट सेक्शन के लिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट अटेंडेंस सेक्शंस में। अटेंडेंस सेक्शंस एम्प्लॉय का जो भी अटेंडेंस रहेगा कंपनी में आने के बाद में, जो उसका इन आउट टाइमिंग, इन टाइमिंग, और ये इंटीग्रेशन होता है अपना जो पंचिंग मशीन रहती है कंपनी में। ओके, पंचिंग मशीन से ये वाला पोर्टल इंटीग्रेट होता है, टाइम शीट मैनेजमेंट, जो भी आपका एम्प्लॉय का टाइम शीट रहेगा ये टोटली पंचिंग मशीन से इंटीग्रेट होता है। ओके, टाइम चेंजिंग रिक्वेस्ट भी जो है, जो आपने डाला है, सबमिट किया है, तो आपके हेड को चला जाता है, जो आपका स्टेटस जो रहेगा वो आपको दिखेगा कि वो एक्सेप्टेड है क्या नहीं। हेड को एक नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे आपके एम्प्लॉय ने टाइम चेंजिंग वाला सेक्शन, टाइम चेंज के लिए रिक्वेस्ट डाला है। या फिर एचआर को भी चला जाता है एक शीट, क्योंकि जो जो आपका हेड रहेगा, आपका टीम लीड को जाएगा, आपका मैनेजर को जाएगा, आपका एचआर को जाएगा, तब तक ये लोग तीनों तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली आपको अप्रूवल नहीं देते, तब तक आपका टाइम यहाँ पे चेंज नहीं होगा। और अगर समझ लीजिए इसके साथ में पंचिंग मशीन इंटीग्रेट किया हुआ है, कुछ सेकेंड आवर्स में वो 9 आवर्स का पीरियड कंप्लीशन नहीं होगा। तो ये वाले सेक्शन में ये है कि अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं पंचिंग मशीन और प्लस रिक्वेस्ट किया है, एक से अप्रूवल मिल रहा है, तो नहीं होगा। तो ये है टाइम चेंज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। मार्क अटेंडेंस, ये तो मैन अगर वहाँ से एक होता है कि डायरेक्टली पंचिंग से मार्क किया है, पंचिंग से मार्क नहीं हुआ है, मशीन से यहाँ पे करते हैं हम लोग क्लॉक इन। क्लॉक इन जो जाएगा आपका आईपी, क्लॉक इन में क्या होता है, क्लॉक इन में आईपी एड्रेस लेता है सिस्टम का, स्टार्ट करता है। जैसे ये पोर्टल स्टार्ट हो गया तो आपका आईपी एड्रेस लोकेट करता है। आपका जो टोटल हिस्ट्री है, जो आपने आज क्या किया है, ये पोर्टल पे कौन से इस पे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, आपका मूवमेंट, आपका मेल, आपने किसको मेल भेजा है, हर एक का आईपी एड्रेस के साथ में, सामने वाले के आईपी एड्रेस के साथ में, आपका मूवमेंट लोकेशन, आपका हर एक पिन पॉइंट लोकेशन, आपका हर एक मूवमेंट, मान लीजिए आपका हर एक मूवमेंट बैकएंड पे स्टोर करते जाता है। जहाँ आपने अपने कुछ जैसे एनडीए डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। ओके, सिक्योरिटी वाइज के लिए एनडीए डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे एम्प्लॉय का ये ट्रैक करना होता है, मूवमेंट ट्रैक करना होता है, क्योंकि ये एनेबल ये फीचर एनेबल करता है एम्प्लॉय का हर एक मूवमेंट मार्क करने के लिए। ओके, अटेंडेंस जो रिपोर्ट आप विड्रॉल कर सकते हो और जो एचआर विड्रॉल कर सकता है, जो सुपर एडमिन, वो टोटली अलग होता है, क्योंकि एचआर के पास जो जाता है आपका रिपोर्ट, वो जाता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट बेसिकली बेस्ड है
आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, ये आपको अटेंडेंस वाला तो एक बेसिक एक फंडा है अटेंडेंस मैनेजमेंट, जो आप हर एक एम्प्लॉय के जब HRMS यूज करते हैं तो अटेंडेंस वाला, पेरोल, रिक्रूटमेंट और डिपार्टमेंट, ये वाला फीचर्स HRMS में प्रेजेंट है। और सेम एज अ लीव मैनेजमेंट, तो आपको लीव्स के लिए अप्लाई करना है, उसका सिक लीव्स वगैरह ये सब बनाने के लिए ये भी बेसिक HRMS में, जैसे आपका सिक लीव्स, पेड लीव्स, ऐसे ईयरली आपके कितने लीव्स रहेंगे, क्या पॉलिसीज रहेंगी वो लीव्स की, और हाफ डे कितने रहेंगे, आपको कितने ले सकते हो पर मंथ के लिए, और कितना सैलरी रहे कट होगा, ये सब मैनेज करता है HR, जो इसका सुपर एडमिन रहेगा। और सिर्फ आप यहाँ से सिर्फ आप एक लीव अप्लाई कर सकते हो और आप आपका लीव रिपोर्ट देख सकते हो। ओके, आपने कितने लीव्स है, कितने लीव्स है और आपने कितने लीव्स को अप्लाई किया है, कितने लीव बाकी है, ये तो आपको ये होगा। फिर परफॉर्मेंस वाला जो ये है, गिविंग रिपोर्ट परफॉर्मेंस, टोटली बेस्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेज सैलरी, आर्ली टेम्पलेट, एडवांस सैलरी, एम्प्लॉय अवॉर्डी, ये HRMS से कैसे रिलेट करता है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आपका टास्क होगा, हेलो शाहिद, हेलो। हेलो। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके और एक टैब था, तूने निकाला है क्या इसके अंदर से? हाँ, यहाँ पे नहीं, नीचे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टास्क, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला एक सेक्शन डाला था, तो तूने डिसेबल किया है क्या उसको, ये यूजर के लिए? नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिख नहीं रहा है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, ये तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है? नॉलेज बेस्ड यूटिलिटी, ठीक है, टास्क से करते हैं वो वाला। हम देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, ये तो एक टास्क है। ओके, हेलो शाहिद, या क्या हुआ? ये कॉल खत्म होने वाला है क्योंकि 40 मिनट्स की फ्री रिकॉर्डिंग सेशन है, क्योंकि बिकॉज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे सेशन पे कॉल एंड हो जाएगा। मैंने बैक टू बैक सबको लिंक भेजा है, तो इमीडिएट ज्वाइन कर लो ताकि हम लोग दूसरा कॉल कंटिन्यू। ओके ओके, तो अभी कट करना है क्या कॉल? हाँ, कट करते हैं और मैं नया लिंक भेजा है सबको, और मैंने चैट। ओके ओके, तो नाउ AI इसके अंदर क्या रोल अप्लाई करता है? ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, पहले जो हम लोग ने रिवाइज देखा है अब तक का मैं बोलता हूँ। HRMS हम लोग ने कंप्लीट किया है, रिक्रूटमेंट, पेरोल, अटेंडेंस, लीव्स, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ओके, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक टास्क है जो जीरा और ट्रेलो यूज करते हैं। जीरा और ट्रेलो क्या करते हैं, जब भी आपको एक प्रोजेक्ट आता है, ओके, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का एक टास्क पड़ता है, जहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट जो होता है, जैसे ये टास्क है,
न्यू टास्क, ओके। ओके, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला टास्क वाला सेक्शन है, सेम इसका मेन पेरेंट वाला जो सेक्शन है उसको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करके मैंने एक टैब दिया था, शायद ये यूजर को एनेबल नहीं है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला सेक्शन। तो शाहिद के लॉगिन पे आप एक बार देख लीजिए कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला टास्क सेम, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं है, दोनों का सेम है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट का नेम रिलेटेड टू विच प्रोजेक्ट क्या पोस्ट लीड्स या बग्स जो भी रहेगा, ये लीड्स, बग्स, कोल्ड ट्रेनिंग, टास्क, सेल्स, ये जो ड्रॉप डाउन है। हेलो। हेलो। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला टास्क है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट, अभी समझ लीजिए आप एक डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट है, या फिर समझ लीजिए आपका मार्केटिंग या तो सेल्स वाला प्रोजेक्ट है, या टेस्टिंग वाला प्रोजेक्ट है। तो हम लोग मान के चलते हैं आपको लीड्स वाला जो सेल्स करते हैं, ओके, सेल्स वाला प्रोजेक्ट में आपके मैनेजर ने प्रोजेक्ट डाला, असाइन किया लीड्स वाला, आपको उन्होंने सिलेक्ट किया आपका लीड्स वाला, उसका स्टार्टिंग डेट, उसका एंड डेट, उसका आवरली रेट क्या होगा। जब भी एक प्रोजेक्ट डिसाइड होता है तो क्लाइंट एक बजट फिक्स करता है कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपीज ये प्रोजेक्ट का बजट है, जो वो बजट हम लोग डायरेक्टली रखते हैं, ओके। तो सेकंड, उसका आवरली रेट, एस्टिमेटेड आवर कितना होगा ये प्रोजेक्ट करने के लिए। तो कंपनी में ऐसा होता है कि हम लोग मंथली कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग आवरली कैलकुलेट करते हैं। सेम ट्रेलो में जो अजाइल वर्जन यूज करता है, सेम जीरा में जो अजाइल वर्जन यूज करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, ओके। इतने आवर आपको एस्टिमेट करना पड़ता है, जैसे 72 आवर्स हो गए, आप डेली का 4 आवर्स वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो 72 आवर्स इसको देने वाले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने 72 आवर्स दिए हैं, जहाँ पे पर एम्प्लॉय का कैलकुलेट होके आता है, टू डिवाइड होके आता है 3 आवर्स, 4 आवर्स, जिससे उसका टास्क ये जितने एम्प्लॉय रहेंगे, जैसे 5 एम्प्लॉय हो गए, 6 एम्प्लॉय हो गए, 7 एम्प्लॉय हो गए। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ओके। आप इसके पहले दूसरे प्रोजेक्ट पे नहीं हो, नई टीम है, फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो इक्वली टाइम डिवाइड होके आपको हर एक एम्प्लॉय के नोटिफिकेशन पे दिखेगा कि आपको ये प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन किया हुआ है, तो डेली का इतना टास्क देना पड़ेगा। तो जो आपका डैशबोर्ड रहेगा, यार ये ओके, ये जो डैशबोर्ड रहेगा आपका, यहाँ डैशबोर्ड पे आपको टोटली ये तो नहीं रहेगा आपका, यहाँ पे एक विजिट्स आ जाएगा, जो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा या प्रोजेक्ट ओवर, ये वाला सेम विजिट, ओके। प्रोजेक्ट इनवॉइस, एक्सपायर डेट, ये तो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट और ये आया होगा। यहाँ पे जब नया प्रोजेक्ट असाइन होता है किसी, तो यहाँ पे विजिट्स आता है, ओके। ये सब विजिट्स के सामने भी विजिट्स आता है कि वो पाई चार्ट में कितना कंप्लीट हो गया है, कितना बाकी है और कितने जन को असाइन हुआ है करके।
ओके, मेन डैशबोर्ड पे वो रिफ्लेक्ट करता है। तो सेम उसका और एआई में क्या लिंक है, क्योंकि ये तो नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा जहाँ पे जीरा में भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज उतना टाइम दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे नया फीचर जो एआई को रिलेट करता है वो है टास्क। ओके, अभी समझ लीजिए शुभम और शाहिद गिरगांवकर और सैफ, ओके, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हम लोग के मैनेजर ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया है, न्यूरॉन एचआर। ओके, हमको उस पे देना है हमारा डेली का 5 आवर्स, और मान लीजिए 30 आवर्स बाकी है, 30 आवर्स है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और हमको देना है 5 आवर्स। ओके, सडनली एक टास्क आता है जो शाहिद को कंप्लीट करना है। ओके, उसका टास्क उसके लीड वो असाइन करता है वापस से, जो है उसका मार्केटिंग वाला जो टास्क उसको असाइन होगा। ओके, मार्केटिंग वाला जो टास्क असाइन होगा रिलेटेड टू कौन सा जो प्रोजेक्ट रहेगा वो वाला असाइन करेंगे। उसका जो लीड रहेगा वो कौन रहेगा, उसको जो मेन करने वाला जो शाहिद की काम कर रहेगा उसको सिलेक्ट करते हैं। उसका स्टार्ट डेट, उसका एंड डेट, उसका आवरली रेट और एस्टिमेटेड आवर्स जो रहेगा। यहाँ से अगर आपने 2 आवर्स या 1 आवर ये टास्क को, मतलब समझ लीजिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बीच में ही आपको टास्क आ गया, शायद को एक टास्क आ गया, आपने आपके टीम लीड ने ये टास्क उसको असाइन कर दिया, टास्क स्टेटस इनकम्प्लीट करके रख दिया, इन प्रोग्रेस करके रख दिया। ओके, उसका टास्क का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। ओके, बिलेबल है नहीं है, और ओके बिलेबल है नहीं है। ओके, सेव करके रख दिया। तो यहाँ पे एआई का वो क्या होता है, जीरा ट्रेलो में जब भी आपको एक प्रोजेक्ट असाइन होता है तो उतना ही एस्टिमेशन वाला टाइम और आवरली कॉस्ट दिखाता है, और आवरली आपका प्रोग्रेस उसी के ऊपर दिखाता है कि आपने सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे कितना प्रोग्रेस किया है, कितना टाइम बाकी है, कितना आपका एफर्ट लगा है। लेकिन यहाँ पे आपका टास्क प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेक्शन ऐसा है कि आपको समझ लीजिए डेली का 4 आवर्स देना है, प्लस ये भी टास्क आपका इन मिडल आ गया है। तो आपका जो 2 आवर्स रहेगा डेली का 4 आवर्स में, वो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला आवर्स रहेगा वो कम हो जाएगा, मतलब 2 आवर्स चला जाएगा आपको असाइनमेंट, और बाकी का जो 2 आवर्स डिवाइड हो जाएगा बाकी के टीम मेंबर्स में। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला जो आवर्स रहेगा प्रोजेक्ट बाकी के टीम मेंबर्स में, तो आपका 2 आवर्स जो आप उतने दिन नहीं दे सकते वो सब डिवाइड होगा बाकी के टीम मेंबर्स में, जहाँ पे आपको 2 आवर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जो बाकी का जो 2 आवर्स आप देने वाले हो टास्क पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे असाइन होगा। अगर आपने यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया, आपका पूरा टोटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो रहेगा रिपोर्ट सेक्शन में, जो इसके एचआर के लिए आएगा, आपका प्रोजेक्ट का टास्क रिपोर्ट, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये आपका टोटली कितना आपने स्पेंड किया है, कितना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक अलग सेक्शन है, वो एनेबल नहीं है बेसिकली। यहाँ पे मैं शायद के साथ डिस्कस करके वो एनेबल करा रहा था कि टास्क वाला रिपोर्ट, ये वाला आपने मतलब सडनली टास्क लिया है, तो आपको आपने कितना एफर्ट, मतलब ये प्रोजेक्ट के ऊपर ये मंथ में आपने कितना एफर्ट दिया है, उसके ऊपर कितना टाइम लगाया, इन टाइम कंप्लीट हुआ है क्या नहीं, ये वाले रिपोर्ट पे आपका टोटल जो परफॉर्मेंस वाला रिपोर्ट रहेगा, जो अप्रेजल देना होगा एम्प्लॉय को, ऑटोमेटिकली एचआर को आपका एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट यहाँ पे दिखेगा हर एक मंथ के। ओके, टोटली डिपेंडेंट है आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट के ऊपर। ये जो प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस रहेगा, आपका टास्क का परफॉर्मेंस रहेगा, या फिर आपका अटेंडेंस का परफॉर्मेंस रहेगा, तो ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट वापस एचआरएमएस में क्या रोल कर रहा है, हम लोग ने अभी डिस्कस किया था। ये जो उसका पेरोल वाला जो सेक्शन है, आवरली सैलरी, अगर आपका समझ लीजिए आप इतना आवर्स ही दे रहे हैं, आपका टास्क कंप्लीट करने में आपका लेट है, तो ऑटोमेटिकली आपके आवर्स दिखाएगा, आपके एफर्ट्स दिखाएगा रिपोर्ट्स में, टास्क रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। तो उसके बेस के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आपने कितना काम किया है, समझ लीजिए मान लीजिए आवरली, ये जो आवरली टेम्पलेट वाला सेक्शन है, और उसका सैलरी है, कितना सैलरी जाना चाहिए, इतने आवर्स का सैलरी उसको जाना चाहिए, या फिर एडवांस सैलरी, और आपका ओवर टाइम भी इसके अंदर कैलकुलेट होता है ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, जितना आपने दिया हुआ है टाइमिंग,
वो प्रोजेक्ट या वो टास्क या फिर कंपनी को। ओके, तो टोटल ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लस पेरोल ये जो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप जीरा या ट्रेलो मान लीजिए, ये लोग की कैलकुलेट नहीं करते कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इसके ऊपर कैसे होगा। ओके, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं कि इतना बाकी है, इतना टाइम बाकी है, तो टास्क का इतना टाइम बाकी है, इतना अभी करना बाकी है और इतना टाइम बचा हुआ है। ओके, ये HRMS को रिलेट नहीं करते हैं। हम लोग ने क्या किया है, आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आपका प्रोजेक्ट, क्योंकि बेसिकली एंड ऑफ द डे एम्प्लॉय के अप्रेजल के लिए मैटर ज़्यादा करता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट का आपका परफॉर्मेंस, जो आपका परफॉर्मेंस आपने इसके अंदर आपको सडन भी टास्क असाइन हुए हैं या आपको अलोकेट किए हैं, आपने वो टाइम में आपने किया है या नहीं किया है, क्योंकि आपके ऊपर एलोकेशन टाइम डिपेंड नहीं करता, एलोकेशन टाइम टीम लीड के ऊपर डिपेंड। टीम लीड ने आपको इतना टाइम दिया है, आपने वो टाइम को कंप्लीट किया है, तो आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट HR को जाएगा। कोई भी मतलब ऐसा है कि टीम लीड आपका परफॉर्मेंस को डिसाइड नहीं करता, आपका काम यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। ये AI बैकएंड में करता है टोटली। यहाँ पे ना आपके टीम लीड को मैन्युअली करना पड़ता है कि इसका परफॉर्मेंस रिमार्क ऐसा है वैसा है, क्योंकि HR खुद देख सकती है आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट कौन से मंथ का क्या है। ओके, तो ये AI यहाँ पे मतलब जो मैन्युअली हम लोग क्योंकि HR क्या करते हैं, हर एक कंपनी में जीरा का उसका रिपोर्ट लेंगे या तो ट्रेलो का रिपोर्ट लेंगे, फिर उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट के ऊपर उसका अप्रेजल देंगे कि आपके ये मतलब अलग 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 मैन्युअली करना पड़ता है लोग को, कि वो लोग का कमेंट भी है। जैसे आपने वर्क किया है, मान लीजिए आप वर्क किया। Sir, हेलो, sorry to interrupt you. Your screen is not visible now again. ओके, Yeah, we शेयर। can see. Now we can see. ओके, ठीक है। तो यही है कि आपके टीम लीड का, अगर आपके टीम लीड आपको मतलब कुछ ये करने की जरूरत नहीं कि कई कई बार बहुत होता है कि जो एम्प्लॉय सिर्फ टीम लीड के गुड लुक में होता है उसको एक अप्रेजल मिलता है। ये बहुत सारी कंपनी का ही इशू है। ये इशू को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये बनाया है कि ऑटोमेटिकली जो भी आपका टास्क रहेगा, जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, ओवर टाइम्स के ऊपर, या फिर आपका इन एंड आउट के ऊपर, अटेंडेंस के ऊपर, टोटली कैलकुलेट करके आपका परफॉर्मेंस दिखाएगा। बेसिकली एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस टीम लीड के ऊपर डिपेंड नहीं, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करता है AI बैक एंड पे आपके परफॉर्मेंस रिपोर्ट में। आपका जो भी डिटेल इन डिटेल रिपोर्ट, क्योंकि आजकल हम लोग को ये भी होता है कि हर एक का रिपोर्ट्स भी अगर कुछ चाहिए, कुछ जैसे बग रिपोर्ट हो गया, जैसे अपने बग का रिपोर्ट हो गया, टास्क का रिपोर्ट, इन डिटेल रिपोर्ट, वो लोग आपका सर्वे भी कर सकते हैं यहाँ पे। उन लोग का अगर कुछ ये एक्सटर्नल क्यूरी आ गई टीम लीड की तरफ से, इसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छा नहीं, ये बल गलत है, गलत दिखा रहा, तो आप इन डिटेल रिपोर्ट भी HR देख सकते हैं डायरेक्टली जाके कि आपने एक्चुअल में कितना काम किया, कितना टास्क लिस्ट किया। ओके, और सेकेंड थिंग, अगर कोई मिस्चीवियस बिहेवियर होता है प्रो प्रोजेक्ट किया तो आपका शीट्स के ऊपर या तो कुछ, तो HR को इतना ऑथराइजेशन दिया है कि आपका हर एक मूवमेंट का जो IP है वो ट्रैक कर सकते हैं डायरेक्टली, कि NDA डॉक्यूमेंट, एक एक कंपनी का अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, एक NDA डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं जहाँ पे उसका जो परफॉर्मेंस रहता है, जो भी ये प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क होता है, ये कॉन्फिडेंशियल थिंग लीक ना हो। अगर उसने कुछ कॉपी पेस्ट भी करने का ट्राई किया तो भी उसका IP में रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये इस बंदे ने ये सेक्शन में कॉपी किया है और ये वाला रिपोर्ट कहीं पे डेस्कटॉप पे पेस्ट किया है। ओके, तो बेसिकली ये है, डिपेंडेंट नहीं है कि आप अपने टीम लीड के ऊपर ही परफॉर्मेंस अप्रेजल का वेट कर सकते हो, आपका मैनेजर के ऊपर ही परफॉर्मेंस का वेट कर सकते हो। टोटली टास्क और प्रोजेक्ट आपका कंपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ऑटोमेटिकली सिस्टम AI जनरेट करेगा, रिपोर्ट दिखाएगा आपको, आपका परफॉर्मेंस
आप टोटल एम्प्लॉय के ऊपर है कैलकुलेट करने में। और इन डिटेल रिपोर्टिंग जो हम लोग मैनेज करते हैं कि एक भी रिपोर्ट ना मिस हो जाए। ये बग रिपोर्ट जो है, बग रिपोर्ट क्यों दिया है? बग रिपोर्ट जो है आईटी वालों के लिए रेस करने के लिए दिया हुआ है। बेसिकली एक आईटी डिपार्टमेंट हम लोग ने इंटीग्रेट किया था, जहाँ पे उसने कोई टिकट किया तो बग रेस किया है, तो उसका भी रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाए। बेसिकली यही है कि बग और टिकट रिपोर्ट्स जो है हम लोग ने आईटी वालों के लिए और टेस्टिंग टीम वालों के रखा है। जहाँ पे अगर टेस्टिंग टीम वालों ने भी अगर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम करते थे कोई भी कंपनी में, वहाँ पे अगर टेस्टिंग टीम वाले बग रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वो असाइंड टीम को डायरेक्टली प्रोजेक्ट के ऊपर बग रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सेक्शन के ऊपर आता है कि आप रिपोर्ट बग रिपोर्ट कैसे करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर करेंगे। तो ये डायरेक्टली जो असाइन वाला प्रोजेक्ट जो डेवलपर रहेगा बेसिकली उसको जाएगा रिलेटेड टू विच प्रोजेक्ट और विच रिपोर्टर। ओके, रिपोर्टर मतलब आपका ये जो भी वो डेवलपर रहेगा उसका प्रायोरिटी कितना है, ऐसे रिसॉल्व करना है या नहीं रिसॉल्व करना है, उसका सीवियरिटी जो उसका इफेक्ट रहेगा वो बग का। जैसे मान लीजिए मैं एक ऐप के ऊपर काम कर रहा हूँ और आप मेरे टेस्टिंग टीम है, मैंने आपको बिल्ड दिया है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उसका इशू आईडी डालेंगे, बग टाइटल डालेंगे, रिलेटेड टू विच प्रोजेक्ट डालेंगे। रिपोर्टर जो डेवलपर आपको रिपोर्ट करना है, जिस डेवलपर को आपको बताना है कि इसमें बग है, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका प्रायोरिटी कितना है, हाई है, लो है, मिड है, उसका सीवियरिटी कितना है, मेजर है, माइनर सीवियरिटी है, मेजर माइनर शो स्टॉपर मस्ट बी फिक्स। ये जो है सीवियरिटी कितना सीवियर है, कितना अफेक्ट कर रहा है वो बग होने की वजह से, उसका प्रायोरिटी इस रिसॉल्व होने के लिए, मतलब रिसॉल्व बाद में से भी होगा चलेगा, लो जल्दी चाहिए नहीं बहुत जल्दी चाहिए क्योंकि वो क्लाइंट फेस पे जाने वाला है, तो हाई कि उसका सीवियरिटी रिपोर्ट, उसका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा यहाँ वो कितने बार और क्या क्या स्टेप करने की वजह से वो प्रोडक्ट रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो एरर रिप्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। ये बग स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस, रिसॉल्व, अभी तक कंफर्म नहीं, अनकंफर्म रहेगा, आपने सेव किया है तो ये जो रहेगा मेरा रिलेटेड टू अभी रिपोर्टर जो रहेगा सैफ अहमद जागीरदार, उसके भी बेल आइकन पे दिखाएगा कि उसको एक बग रिपोर्ट हुआ है वो बिल्ड पे ऊपर, वो ओपन करके डायरेक्टली देख सकता है वो रिपोर्ट क्या है। और रिपोर्ट का स्टेटस मान लीजिए वो कंफर्म करके उसने रिसॉल्व करके भेज दिया है आपको, वो टाइम पे वो वाला बंदा क्या करेगा, रिलेटेड टू रिपोर्ट टू करके वहाँ से आपको रिस्पॉन्स करेगा कि आपका स्टाफ मेंबर सेलेक्ट करके कि वो रिसॉल्व हो गया है करके, तो आपके बेल आइकन पे दिखाई देगा कि वो रिसॉल्व होगा इशू, तो आप वापस से टेस्ट करके बिल्ड को चेक कर सकते हैं कि रिसॉल्व हुआ है क्या नहीं हुआ है करके। तो बेसिकली ये जो जीरा है इशू एंड इशू ऑन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जहाँ पे सेम बग रिपोर्ट करते हैं। आप अगर पूरा का पूरा जीरा एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद में जो जो ट्रेलो जीरा आपको एक ये आएगा कि हम लोग बग रिपोर्ट कैसे करते हैं, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं कि हम लोग जीरा के ऊपर बग रिपोर्ट कैसे करते हैं करके। तो आपको बग रिपोर्टिंग का टोटल कॉन्सेप्ट, ये जो बग रिपोर्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यही मेन काम करता है जीरा। जीरा काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से भी ज्यादा करता है बग रिपोर्टिंग का। आप एक बार इसका फीचर्स भी देख लीजिए जीरा का, क्योंकि ये जो जीरा का सॉफ्टवेयर है आज हर एक एमएनसी कंपनी यूज करती है उसकी टेस्टिंग फेस के लिए। कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने डाल दिया है तो यही है कि वो रिपोर्ट करते हैं, और डायरेक्टली ये लोग का बहुत बड़ा ये देखिए कैसे एंड्रॉइड पैकेज उसका डिस्क्रिप्शन, फिर कमेंट के नीचे कमेंट आते हैं, जैसे आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे वापस से वो आपके डैशबोर्ड पे आएगा, फिर उसके नीचे वापस कमेंट होते जाएंगे। मतलब बेसिकली डैशबोर्ड में जो आपका डैशबोर्ड जो अभी मैंने दिखाया था डैशबोर्ड वहाँ पे आएगा, और सेम विजेट्स के नीचे आपका ये आता रहेगा। और ये सब जो आप कर रहे हो मूवमेंट वो आपके हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर हेड या फिर टीम लीड जो रहेगा उसको जाते रहेगा आपका टास्क रिपोर्ट, और टास्क रिपोर्ट आपका बग रिपोर्ट भी उन लोग के पास रहेगा। बेसिकली वो भी परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के लिए भी वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप अगर टेस्टिंग फेज में हो, टेस्टिंग यूनिट में हो, क्यूसी में, क्वालिटी कंट्रोल,
आप कितना कर रहे हो। ओके, तो अब आज हम लोगों ने कवर किया HRMS, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जीरा एंड ट्रेलो। ये तीन हम लोग का जो ये हो गए। ओके, तो ये टिकटिंग वाला एक सेक्शन है जो बेसिकली ये भी HRMS में आता है। AI वाला सेक्शन हमारे इसमें एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैलकुलेट करने का और सेल्स वाले पे भी आता है। तो आपका AI परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई डाउट है क्या? अभी AI वापस से इसमें क्यों होता है, यूज होता है करके? हेलो, नहीं। नो। आपको समझ में आया AI इसके अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है करके? आपको अगर इन डिटेल इसके अंदर करना है तो आपको एम्प्लॉयज बनाने पड़ेंगे, प्लस मैन्युअली जब तक आप करके नहीं देखते तब तक आपको ये नहीं रहेगा कि कैसे कैलकुलेट कर रहा है वो करके। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार ये भी फेमिलियर हो जाइए, ट्रेलो, जीरा और ये, तो आपको इससे हेल्प होगी। ओके, कैलकुलेशन टोटली दिखाएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि AI का यूज क्या हो रहा है करके। कि बेसिकली 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए ना कि क्या हम लोग कर रहे हैं, क्यों AI यूज हो रहा है, और क्यों ये इस दोनों से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। AI हमारा बेसिकली क्या है हमारे प्रोजेक्ट में। तो नेक्स्ट टाइम अगर क्लाइंट पूछ रहा है तो आप इजीली बता सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं टिकट ट्रेसिंग। तो आपको पता ही होगा, जो IT के लिए हम लोग टिकट ट्रेस करते हैं। ओके, सेम जो IT के लिए हम लोग जो टिकट ट्रेस कर रहे हैं, टिकट ID, टिकट का सब्जेक्ट जो रहेगा, या फिर आपका PC इशू रहेगा, या इंटरनेट क्रोम, इंटरनेट ब्राउजिंग, ये प्रोजेक्ट प्रायोरिटी कितना है आपका, अगर काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट, आप कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, QC डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वगैरह, ये सब उसका स्क्रीनशॉट अटैच, उसका टिकट का मैसेज जो आपका रहेगा वो, और क्रिएटर टिकट। जो भी IT डिपार्टमेंट वाला बंदा रहेगा उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि ये डिपार्टमेंट से ये टिकट रेज हुआ है करके, तो डायरेक्टली आके रिसॉल्व इशू कर देगा आपका जो भी टिकट, IT टिकट जो भी आपने रेज किया है। ओके, तो ये भी बेसिक, ये भी HRMS में। ओके, और अभी जाते हैं CRM में। तो 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, HRMS, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जीरा, ट्रेलो। अभी मेन है CRM। जो भी हम लोग CRM बेसिकली क्या होता है, CRM क्यों यूज करते हैं मार्केट में, क्या होता है। CRM बेसिकली आपका जो क्लाइंट रहेगा उसका डिटेल स्टोर करने के लिए ओके, CRM बेसिकली आपका क्लाइंट का लीड स्टोर करने के लिए उनका इन डिटेल, उनका कंपनी का नेम जो भी रहेगा, उसका कंपनी का नेम, उसका लीड डिटेल, उसका अप्रोच क्या रहेगा, उसका पेमेंट बाकी है, उसका इनवॉइस बाकी है, उसका प्रपोजल भेजना है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, जो भी जितना भी आपको सेल्स में रेस करेंगे, ये आपका CRM रहेगा। ये एक CRM एक अलग पार्ट है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ये बेसिकली AI के अंदर सेल्स टीम का इन्वॉल्वमेंट AI में नहीं है। तो ये सिर्फ एक CRM पार्ट हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है, जहाँ पे आप हर एक लीड शायद आप फैमिलियर हो, क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत सारा है। न्यू लीड अगर मान लीजिए नया कोई भी आप अगर होस्टिंगर पे जाएंगे तो VPS मतलब कोई भी होस्टिंग कंपनी पे जाएंगे तो आपका इसी तरह वो लोग CRM मेंटेन करते हैं। आपका टाइटल, जो भी लीड सोर्स, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल एड्रेस, ID,
का लिंक वगैरह सब स्टोर करके सेव करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आपने सेव किया, उसको इनवॉइस रेज करना है, तो डायरेक्टली जाके क्रिएट एन इनवॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। ओके, सिलेक्ट द क्लाइंट, मैंने क्लाइंट बनाया था नया, उसका प्रोजेक्ट जो भी रहेगा वो अभी जो प्रोजेक्ट हम लोग काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो देखा है, ठीक है, मान लीजिए डेवलपमेंट ऑफ द ऐप, वो प्रोजेक्ट कुछ भी काम कर रहे थे, उसका इनवॉइस रेज कर रहे हैं, उसको कितना % डिस्काउंट लगाया है, प्लस उसका सेल्स एजेंट कौन है, पेमेंट कौन सा रहेगा, और उसके नोट्स क्या रहेंगे, टोटल कैलकुलेशन, आवरली कैलकुलेशन या क्वांटिटी स्लैश आवरली कैलकुलेशन रहेगा, डिस्काउंट एडजस्टमेंट, अपडेट। ओके, ओके, क्रिएट एन एस्टिमेशन। आप आपने एक सजेशन लिया है कि एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के लिए आपको कितना एस्टिमेट करना है, क्लाइंट को एक एस्टिमेशन भेजना है, जो आपने स्टोर किया था क्लाइंट, उसको एक एस्टिमेशन भेजना है, तो एस्टिमेशन आएगी, एस्टिमेशन डेट, ड्यू डेट, एस्टिमेशन का स्टेटस, सेंड करेंगे तो सेंड हो जाएगा, एक्सपायर्ड, डिक्लाइंड, एक्सेप्टेड, पेंडिंग एंड कैंसिल, तो आपको स्टेटस सेंड में रखना है, प्रोजेक्ट सेट करना है, क्लाइंट सेट करना है, ओके, सेल्स एजेंट जो रहेगा, और डिस्काउंट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन करना है, नोट्स, और उसका जो एस्टिमेशन रहेगा, एस्टिमेशन एक अलग है, इनवॉइस एक अलग है। एस्टिमेशन हम लोग तब बेचते हैं जब आप एक प्रपोजल भेज रहे हो क्लाइंट को, तब आप एक एस्टिमेटेड रेट, जो प्रपोजल से पहले एक एस्टिमेट होगा इतना, तो आप डायरेक्टली यहाँ से उसको बेच सकते हो जब एक क्लाइंट स्टोर होगा, तो ये आपका एस्टिमेटेड है सर। तो आपको प्रपोजल वाइज जो इन डिटेल प्रपोजल रहेगा, मतलब मान लीजिए 27,000 आपका एस्टिमेट होगा, ये प्रोजेक्ट का अगर आप हमें दे रहे हैं तो 27,000 एस्टिमेशन को आप दे सकते हो डायरेक्टली ऐसे, और उसके अकाउंट जो क्लाइंट रहेगा उसका बेल आइकन पे दिखाएगा कि आपका एक एस्टिमेशन आ गया है सेल्स टीम से, वो ओपन करेगा, डायरेक्टली एस्टिमेशन देगा, ऑल एस्टिमेशन पे यही पे दिखाएगा, वो क्रिएट एस्टिमेशन नहीं देगा, कितना एस्टिमेट हुआ है उसको एक ईमेल भी चला जाएगा, जिसके पर्सनल ईमेल बॉक्स कंपनी का ईमेल रहेगा। ओके, जल्दी करते हैं, ये भी शायद खत्म होने को आया मीटिंग। रिकरिंग इनवॉइस, रिकरिंग इनवॉइस ऐसा है जो मतलब ये मंथली प्रोजेक्ट है, मंथली प्रोजेक्ट मतलब मान लीजिए 3 मंथ का प्रोजेक्ट है, हर महीना आपको एक इनवॉइस आपके क्लाइंट जो भी आपके अंडर में जो भी क्लाइंट होगा, आपको इनवॉइस भेजना है, रिकरिंग एवरी वीक, मंथ लेटर, जो भी आपका प्रोजेक्ट का टर्म्स रहेगा, टर्मिनोलॉजी, जो मंथली पे करेगा वो वीकली पे करेगा, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का जो रिकरिंग उसको देना है आपको, वो दे सकते हैं। तो आपने एक बार वो क्लाइंट के लिए रिकरिंग वाला स्टोर करके रख दिया है, सेव करके रख दिया है, ओके, एवरी मंथ करके यहाँ पे क्वार्टर में उसको जाके रख दिया है, तो उसको ये इनवॉइस एवरी मंथ ऑटोमेटिकली जाते रहेगा कि आपको ये इनवॉइस बाकी, ये आपको इनवॉइस, ये आपको इनवॉइस, रिकरिंग इनवॉइस, जब तक वो पेमेंट नहीं करता, मतलब अभी मान लीजिए उसका रिकरिंग इनवॉइस आया, वो ओपन किया, उसने पेमेंट किया, तो वो रिकरिंग इनवॉइस का ड्यू खत्म हो जाएगा, उसको अब मतलब नेक्स्ट वीक क्या तो नेक्स्ट मंथ आपने डिसाइड किया है कि मतलब उसका रिकरिंग होना चाहिए, तो एक बार मतलब इसके ऊपर एक क्लाइंट फिक्स हो गया, 3 मंथ या 4 मंथ का क्लाइंट है, उसको पर मंथ वाइज उसके पास से पैसे पेमेंट चार्ज करना है, तो सिलेक्ट किया तो उसको रिकरिंग इनवॉइस दिखा जाएगा, उसने पेमेंट किया है, तो उसका पेमेंट एपीआई हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जहाँ से हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे उसका पेमेंट रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हाँ फर्स्ट मंथ का पेमेंट कर दिया, सेकेंड मंथ उसको ऑटोमेटिकली जाएगा इनवॉइस, सेकेंड मंथ का पेमेंट होगा, थर्ड मंथ का, ऐसे ही चलते रहेगा जब तक आप रिकरिंग इनवॉइस उसका सेट करते हैं, जो भी आपका टर्मिनोलॉजी प्रोजेक्ट के ऊपर रहेगा। पेमेंट ऑल रिसीव का अभी तक हम लोग ने एपीआई इंटीग्रेट नहीं किया है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है
पेमेंट जो हमारा थर्ड पार्टी एपीआई होता है, जो स्ट्रिप वगैरह पे हम लोग ने अभी तक इसके ऊपर एपीआई क्रिएट नहीं किया है। ये नहीं है कि वो क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ने दिया हुआ है। यहाँ पे एक बार पेमेंट इंटीग्रेशन हो गया हुआ, थर्ड पार्टी हम लोग जो भी कंपनी का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे मान लीजिए एक का रेजर पे का होता है, एक का होता है कि उनका पर्सनल बैंक अकाउंट या तो स्ट्रिप या पेपर, उसका थर्ड पार्टी एपीआई होता है। यहाँ पे एक बार एपीआई इंटीग्रेट करने के बाद में रिकरिंग इनवॉइस में या फिर इनवॉइस में या फिर क्लाइंट पे करता है, तो ऑटोमेटिकली पेमेंट रिसीव वाला सेक्शन ऐसे ही है। पेमेंट रिसीव्ड, यहाँ पे पेमेंट उसका दिखाता है कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना पेमेंट आया है करके और कौन से मंथ में आया है करके। प्रपोजल, ओके। प्रपोजल, आप नए प्रोजेक्ट के लिए जो प्रपोजल क्लाइंट सेव हो गया, आपका क्लाइंट आपका बन गया है, क्लाइंट सेव कर दिया है आपने, आपको उसको प्रपोजल भेजना है। ओके, सिलेक्ट करेंगे जो रहेगा उसका डिस्काउंट सिलेक्ट करेंगे, उसका स्टेटस रहेगा ओपन है क्लाइंट, डिक्लाइन हो गया है क्लाइंट, जो भी रहेगा। प्रपोजल डेट, उसका एक्सपायरी कितने, मतलब एक्सपायरी आप जब हर एक इसमें जब मैं एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, उसको रिकरिंग आते रहेगा जब तक वो टास्क को क्लाइंट करता नहीं, जब तक वो पेमेंट करता नहीं या फिर उसको रिस्पॉन्स नहीं करता या फिर वो लीड को रिस्पॉन्स नहीं करता, एस्टिमेशन को रिस्पॉन्स नहीं करता, जब तक वो एक्सपायरी डेट का वो उसको वो नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ओके, आपके नोट्स डायरेक्टली जा सकते हैं, आपको प्रपोजल उसको कौन से क्वांटिटी में भेजना चाहते हैं वो सेम, और प्लस इसके अंदर परमिशन टू एवरीवन ही रखना पड़ेगा। ओके, receive the proposal and send, okay। टैक्स रेट, ये सबको हम एनेबल नहीं होते। जो क्या सेल्स टीम का जो टैक्सेशन का हेड होता है, ये सेल्स टीम का जो हेड होगा वो टैक्स रेट डिसाइड करेगा कि कितने % टैक्स उसको लगाना है, क्योंकि वो टैक्स रेट आपके प्रपोजल, एस्टिमेशन, इनवॉइस, रिकॉर्डिंग इनवॉइस, ये सब में आएगा। वो हर एक सेल्स टीम नहीं करता है, वो जो भी लीड डिसाइड करेगा कि इतना टैक्स जीएसटी हम लोग इतना % दे रहे हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली इनवॉइस सेक्शन में रिफ्लेक्ट डायरेक्टली ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये आपका आइटम्स जो है, बेसिकली यहाँ पे नहीं होना चाहिए आइटम, ये आपका प्रोक्योरमेंट सेक्शन वाला आइटम है जो आप रख रहे हो, मतलब कंपनी के लिए जो आइटम रहेगा, ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए बेसिकली। तो शायद गलती से हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया है, ताकि ये चेंजेबल है। ये जो आप डायरेक्टली जो साइड बार में जितने भी ये चेंज देख रहे हो ना, ये हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर ये सब आना चाहिए। तो वो एक सुपर एडमिन कर सकता है कि वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे उसका प्लेसमेंट चेंज कर सकता है। ओके, ज़्यादा कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है चेंज करने में, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है। ओके, ये आपका जो प्रोक्योरमेंट वाले जो कंपनीज के लिए बाय करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस, उसका क्वांटिटी कितना उसने लिया है, उसका आइटम ग्रुप और उसका टैक्स कितना बैठा है, वही है और कुछ नहीं। कोटेशन लिस्ट, कोटेशन फॉर्म, कोटेशन फॉर्म, नेम जो भी रहेगा, ऐड न्यू फील्ड, पैराग्राफ। बेसिकली ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल बना रहा है। आप अगर देख रहे हो, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ तो इनडायरेक्टली फाइल बना रहा है, और कुछ चेक बॉक्स भी डालना है आपको, वापस से न्यू फील्ड जानना है, टेक्स्ट या तो पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस आपको डालना है, तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो। और जो भी आप यहाँ पे फील्ड्स डालोगे तो वहाँ पे सेव हो जाएगा। ये जो फॉर्म रहेगा ना, जो कोटेशन फॉर्म जो बनाते हैं, बेसिकली आप नहीं क्रिएट करते हो, आपके जो लीड रहेगा, जो सेल्स टीम का लीड रहेगा, जो आप रिपोर्ट करते हो, जो भी सेल्स टीम का या लीड रहेगा, उसके ऊपर टोटली डिपेंड है कि वो फॉर्म कैसे डिजाइन करना चाहता है और उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स उसको मिले, क्योंकि हर एक क्लाइंट का डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्लाइंट अलग होता है।
सेल्स के वेबसाइट के लिए अलग होता है फॉर्म, और ऐप के लिए अलग होता है, iOS ऐप के लिए अलग होता है, टेस्टिंग के लिए अलग होता है, साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग होता है। इसीलिए फॉर्म का कोटेशन कस्टमाइजेबल डिजाइन दिया हुआ है। ओके, जहाँ पे एक बार फॉर्म बन गया तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद में से तो डायरेक्टली आप जो कोटेशन फॉर्म्स है जो प्रपोजल पे रहेंगे, तो प्रपोजल पे आपको न्यू प्रपोजल जब भी आप बनाएंगे, ओके, वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा कोटेशन फॉर्म वाला स्ट्रक्चर। कोटेशन लिस्ट, ये जो आपका फॉर्म बना के रखा है आपने, जो कोटेशन क्लाइंट को दिया है, बेसिकली यही है, जनरेटेड बाय स्टेटस, अमाउंट और एक्शन। एक्शन जो पेंडिंग है, जो अभी नील है, जो पे नहीं किया है, वही रिकरिंग में जो आएगा उसका इनवॉइस एस्टिमेशन जो भी रहेगा, इनवॉइस रहेगा या तो रिकरिंग इनवॉइस रहेगा या तो प्रपोजल रहेगा, ये सब यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अभी लेस देन 1 मिनट का टास्क रहेगा। सेल्स टीम के लिए और कुछ समझा नहीं किसी को, क्योंकि सेल्स टीम वाला तो बेसिक है, उसके अंदर कुछ ये नहीं है, ये सेल्स टीम का CRM है। तो कुछ डाउट है सेल्स टीम के लिए?